दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि फिलीपींस कंट्री होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वहाँ पर कितने टाइप के आपको वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं और यह नहीं दोस्तों किस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा जो कि इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन होता है यह क्या होता है, दोनों में क्या चीज़ डिफरेंट है। यदि आप यहाँ पर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कितने टाइप के वीज़ा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं जैसा कि आप अभी देख सकते हैं फिलीपींस वीज़ा टाइप कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपको पहला टूरिस्ट वीज़ा, इसके अलावा यहाँ पर विजिटर वीज़ा और यहाँ पर रिलीजियस वीज़ा देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पर ट्रांसिस्ट वीज़ा भी देखने के लिए मिलता है, स्टूडेंट वीज़ा, और यही नहीं दोस्तों यहाँ पर फिलीपींस इमिग्रेशन वीज़ा और डिपेंडेंस वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से यहाँ पर। और यहाँ पर एक लास्ट वीज़ा जो कि रिटायरमेंट वीज़ा आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे में करीब करीब यहाँ पर आपको 7-8 टाइप के वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर जो कि वर्क वीज़ा होता है, जी हाँ, तो उसको किस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कितना फीस लगता है, कितना टाइम लगता है, कौन कौन सा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर कितना आपको मतलब एफर्ट्स यहाँ पर डालना पड़ेगा यदि मान लीजिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो चलिए आपको सबसे पहले दिखाई देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि इमिग्रेशन होता है उसका क्या मतलब है और नॉन इमिग्रेशन का मतलब क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपका इमिग्रेशन होता है उसका मतलब यह होता है कि जो भी यहाँ पर लोग आते हैं उस देश में, यानी कि जो कि विदेशी लोग होते हैं इंडिया में फॉर एग्जांपल आ रहे हैं, तो वह टेम्प्रोरी के लिए नहीं आ रहे हैं, करीब करीब 1 साल या फिर 2 साल के लिए आ रहे हैं, वो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। और यदि मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो कि टेम्प्रोरी आ रहा है, जैसे कि 1 मंथ के लिए, 15 दिन के लिए, फिर 2 महीने के लिए, फिर 3 महीने के लिए, तो ऐसे में उसको बोला जाता है नॉन इमिग्रेशन। जी हाँ, तो यानी कि वो टेम्प्रोरी है, आएगा और रिटर्न टिकट भी उसका बुकिंग रहेगा और वह चला जाएगा। ऐसे में इसको नॉन इमिग्रेशन बोलते हैं। और जो लोग यहाँ पर आते हैं कुछ लॉन्ग टाइम के लिए उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब चलिए बात करते हैं कितने टाइप के आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला वीज़ा आपको यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा देखने के लिए मिल जाता है। यह वीज़ा जो भी लोग यहाँ पर फिलीपींस कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर इशू होता है। इसके अलावा जो कि वर्क वीज़ा होता है। जी हाँ, तो वर्क वीज़ा से आप समझ ही चुके होंगे, वहाँ पर जो भी लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं, जा रहे हैं फिलीपींस कंट्री में, उनके लिए यह वीज़ा यहाँ पर इशू किया जाता है। इसके अलावा स्पाउस वीज़ा भी देखने के लिए मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अपने फैमिली मेम्बर के साथ में जा कर के वहाँ पर आना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, उनके लिए वीज़ा इशू किया जाता है। इसके अलावा एक और है रिटायरमेंट वीज़ा। तो ऐसे में यदि मान लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन आपका यहाँ पर ठीक ठाक है, आप यहाँ पर रिटायरमेंट ले रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे में यह वीज़ा आपके लिए इशू किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं किस तरह से अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, जो कि आपका एम्बेसी होता है या फिर जो कि कंसल्ट ऑफ फिलीपींस अब्रॉड होता है, यानी कि जो कि एजेंसी होता है या फिर एम्बेसी होता है, वहाँ पर जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, कितना आपको यहाँ पर फीस जमा करना होता है और दोस्तों कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर वर्क वीज़ा के लिए बता रहे हैं किस तरह से क्या प्रोसेस होता है। यदि मान लीजिए स्टूडेंट वीज़ा फिर टूरिस्ट वीज़ा के बारे में आप यहाँ पर जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए एक पार्टिकुलर वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे में अभी फ़िलहाल हम लोग वर्क वीज़ा के लिए आपको जो भी प्रोसेस होता है वह सभी बताते हैं। तो वर्क वीज़ा के लिए क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले तो जो कि आपका यहाँ पर वर्क परमिट होता है उसको जनरेट करना पड़ता है। वर्क परमिट आपका जो कि यहाँ पर एम्प्लॉयर होता है, जो आपको बुला रहा है उस कंपनी का जो कि ओनर है, तो ऐसे में सिंपली वह वहाँ के जो कि एम्बेसी होता है फिलीपींस जो कि कंसल्ट होता है, वहाँ पर जा कर के रिक्वेस्ट डालना पड़ता है और कंपनी का एक इन्विटेशन लेटर और ऑफर लेटर भी ले जा कर के सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद से जो कि अलायंस एम्प्लॉयमेंट परमिशन होता है, जी हाँ, तो वह गारंटेड होता है लॉन्ग टर्म के लिए। और वर्क जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको भी साइन करना होता है, जैसा कि आप सभी को मिला होगा जो कि ऑफर लेटर या फिर इन्विटेशन लेटर। तो ऐसे में उस पर आपको साइन करके बुलाया जाता है, यानी कि साइन करके आप जैसे ही भेजते हैं तो आपका वर्क परमिट इशू होता है। उसके बाद से वर्क परमिट इशू होने के बाद से वर्क वीज़ा इशू होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी जैसे ही आप यहाँ पर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देते हैं
तो दोस्तों क्या होता है कि जो कि आपका एप्लीकेशन होता है, आप जैसे ही वर्क वीज़ा मिल जाता है तो काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वर्क परमिट यहाँ पर मिलने से पहले आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। वर्क वीज़ा तो बाद में मिलेगा, बट यहाँ पर वर्क परमिट आपको पहले मिल जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे यह जो कि वर्क परमिट होता है, जो कि आपका एम्प्लॉयर होता है, यह आपके एप्लीकेशन को ले जा करके डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में सबमिट करता है। उसके बाद से यह वर्क वीज़ा मतलब यह 2 से 3 हफ्ता का समय लगता है वर्क परमिट इशू होने में। अब वर्क परमिट इशू हो जाने के बाद से वर्क वीज़ा भी आपका यहाँ पर उसी का उपयोग करके इशू हो जाता है। वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो जैसे ही वर्क परमिट आपका इशू हो जाता है, उसके बाद से वर्क वीज़ा इशू कराने के लिए आपका यहाँ पर जो भी लेटर होता है, फॉर एग्जांपल ऑफर लेटर या फिर इनविटेशन लेटर, जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका जो कि एम्बेसी होता है वहाँ से वर्क परमिट किस तरह से इशू हुआ, वह सभी डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पर मौजूद होता है, तो उसको सबमिट करना होता है। इसके अलावा जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस पे आपने साइन करके भेजा था, वह कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है, जैसे कि सैलरी उसमें क्या रहेगा और रहने खाने का व्यवस्था, यह सभी डॉक्यूमेंट में उसमें लिखा होता है। अब यहाँ पर जैसे जो कि फिलीपींस कंट्री की कंपनी होती है, वह सभी ले जा कर के जो कि एम्बेसी होता है वहाँ पर सबमिट करती है, और ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो कि होता है वह सभी डॉक्यूमेंट कंपनी के तरफ से सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद से जो कि आपका वर्क परमिट होता है, जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट इन फिलीपींस, जी हाँ दोस्तों, इसके तरफ से इशू होता है वर्क परमिट, इसको भी ले जा कर के सबमिट करना पड़ता है। जैसे ही यह सभी यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर सबमिट कर देते हैं, उसके बाद से आपका वीज़ा भी यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। और यही नहीं, जो कि आपका ओन कंट्री होता है, आपके खुद के कंट्री में जहाँ से आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से जा रहे हैं, तो इंडिया में ही आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है, यानी कि आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, हेल्थ सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल कोविड-19 या फिर मान लीजिए एक्सरे होता है, उसका भी सर्टिफिकेट किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप यहाँ पर जो भी ऑथराइज हॉस्पिटल होता है वहाँ से आप इशू करा सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास रहता है तो आप बहुत ही आसानी से जो कि फिलीपींस कंट्री होता है वहाँ पर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, काफ़ी लोग यहाँ पर यह भी पूछते हैं जो कि स्टूडेंट वीज़ा होता है उसके लिए किस तरह से अप्लाई करना है। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए एक पार्टिकुलर वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमें उम्मीद है आप यहाँ पर समझ चुके होंगे जो कि यहाँ पर इमिग्रेशन, नॉन इमिग्रेशन, इसके अलावा जो कि आपका यहाँ पर वर्क परमिट होता है और वर्क वीज़ा होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए इसको इशू कराने के लिए, इन सभी के बारे में आप जान गए होंगे। अभी आपको कोई डाउट या फिर सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।